हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो आपको एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल, इट इज ओके। सो कर दीजिए कंफर्म सो दैट हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो चलें शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा डिस्कशन है मॉड्यूल ए के चैप्टर 4 को, जो लेटर ऑफ क्रेडिट का चैप्टर है। ये हमारी बेस बिल्डिंग क्लास है, यानी जिसमें हम फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम इसको कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करते हैं। अगर हम इस अप्रोच को फॉलो करें तो फिर पेपर में जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, जिस भी तरह से पूछे, आसानी से उन क्वेश्चन को हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसको कहाँ यूज किया जाता है? लेटर ऑफ क्रेडिट और डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ गई। आमतौर के ऊपर हम लेटर ऑफ क्रेडिट वर्ड को ही यूज करते हैं, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट को हम डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं। ये एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है और इसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी ट्रेड से रिलेटेड जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेटल करने के लिए ये एक पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर यूज होता है। इसका यूज केवल इंडिया के अंदर ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट का यूज होता है। इट इज लिंक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। हम इसको बायर्स एंड सेलर के बीच में एक लिंक के तौर के ऊपर भी देखते हैं। तो इसमें एक तरफ बायर है, एक तरफ सेलर है और कुछ और पार्टीज हैं, तो इसको हम लिंक के तौर के ऊपर भी देखते हैं। It reinforces a buyer's integrity by adding to it his banker's undertaking to pay। तो जो बायर की इंटेग्रिटी है, जो बायर की फाइनेंशियल पोजीशन है, तो ये उसको री करता है। कैसे री करता है? क्योंकि बायर का जो बैंकर है, इशू करने वाला जो बैंकर है, वो अपनी गारंटी देता है, अंडरटेकिंग देता है टू मेक द पेमेंट। तो इससे जो बायर की इंटेग्रिटी है, जो बायर की फाइनेंशियल एक्सेप्टेबिलिटी है, वो बेटर बन जाती है। इट सर्व्स सेलर्स नीड्स टू मेक शिपमेंट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड एंड प्रेजेंट शिपिंग डॉक्यूमेंट टू बैंक्स बिफोर गेटिंग द पेमेंट्स। तो ये सेलर की रिक्वायरमेंट को भी मीट करता है, क्योंकि सेलर जब गुड्स का शिपमेंट करता है स्पेसिफाइड गुड्स का, तो उसको पेमेंट मिल जाती है शिपिंग डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में मेंशन्ड होते हैं। यानी सेलर के लिए ये एक गारंटी का काम करती है कि उसे पेमेंट मिलने वाली है। इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर लोकेटेड फार अपार्ट इन डिफरेंट कंट्रीज और इवन डिफरेंट कंटिनेंट्स, LC acts as most convenient instruments, giving assurance to the sellers of goods for payment and to the buyer for shipping documents as called for under letter of credit। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड होते हैं। नॉट ओनली डिफरेंट कंट्रीज, इवन वो डिफरेंट कंटिनेंट्स में लोकेटेड होते हैं। कोई एशिया में लोकेटेड है, कोई अमेरिका में लोकेटेड है, कोई यूरोप में लोकेटेड है। और उस केस में जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये एक मोस्ट कन्वीनियंट इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, जिसमें वो सेलर को एश्योरेंस देता है पेमेंट का और बायर को एश्योरेंस देता है वो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स का, जो लेटर ऑफ क्रेडिट में कॉल किए जाते हैं। यानी लेटर ऑफ क्रेडिट को जब हम कहते हैं कि ये एक लिंक है बिटवीन बायर एंड सेलर, तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ से प्रूव होती है। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन मैटर्स पर्टेनिंग टू LC डॉक्यूमेंट्स एंड देयर ट्रांजैक्शंस,
International Chamber of Commerce, that is ICC, established in 1919 and headquartered in Paris, has framed rules and procedure for issuance and handling of transaction under letter of credit so that parties to LC uniformly interpret various terms and are bound by common rules. तो लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के अंदर उनमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर के या ट्रांजैक्शंस को लेकर के यूनिफॉर्मिटी रहे, तो इसके लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इस्टेब्लिश हुआ 1999 के अंदर और जिसके हेडक्वार्टर हैं यूरोप के अंदर पेरिस में, तो उन्होंने रूल्स फ्रेम किए, प्रोसीजर्स फ्रेम किए कि एलसी इशू करने का प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन को हैंडल करने का प्रोसीजर, ताकि जो पार्टीज हैं एलसी को लेकर के वो यूनिफॉर्मली इंटरप्रेट करें इन टर्म्स को और दे शुड बी बाउंड बाय कॉमन रूल्स। तो ये इनिशिएटिव लिया है किसने? आईसीसी पेरिस ने। These rules and procedures are called यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। ये जो रूल्स हैं, ये जो प्रोसीजर्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं यूसीपी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। प्रीवियसली इनको हम कहते थे यूसीपीडीसी। सो यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, बट करंटली हम इनको कहते हैं यूसीपी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। यूसीपी वाज फर्स्ट ब्रॉट आउट इन 1933। सो पहली बार यूसीपी कब बना? 1933 के अंदर। फिर उसको फ्रॉम टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हुई ट्रेड की। 1951 में इसको रिवाइज किया, 1962 में रिवाइज किया, 1974 में रिवाइज किया, 1983 में रिवाइज किया, 1993 में रिवाइज किया और उसके बाद इसको 2007 में भी रिवाइज किया गया। सो जो लेटेस्ट रिवीजन है, सो दैट वाज कैरिड आउट इन 2007 और उसको हम कहते हैं पब्लिकेशन नंबर 600 या यूसीपी 600। और ये इम्प्लीमेंट कब से हुआ? तो इट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1/7/2007। इस डेट से इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया। तो दिस वाज ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। अब इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ एलसी और डीसी इन ट्रेड सेटलमेंट्स? प्राइमरी पर्पस क्या है इसका? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, टू रीइंफोर्स इंटेग्रिटी ऑफ द सेलर, to provide assurance to seller for payment, to act as convenient instrument for sellers shipping documents। तो हमने बताना है इनमें कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। So what is the answer for question number 1? सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारा आंसर बनता है सी। ये सेलर को पेमेंट हो जाएगी इसकी अश्योरेंस प्रोवाइड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। सो दिस इज प्राइमरी पर्पस ऑफ एलसी इन ट्रेड सेटलमेंट्स। हाउ डज एलसी स्ट्रेंथन बायर्स पोजीशन इन द ट्रांजैक्शन? सो सेल परचेज की ट्रांजैक्शन के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट बायर की पोजीशन को कैसे स्ट्रेंथन करता है? बाय एंश्योरिंग quick shipment of goods, by linking buyers and sellers, by adding bankers undertaking to pay, या by specifying goods for shipment। तो बायर की जो पोजीशन है ट्रांजैक्शन के अंदर, सेल परचेज की ट्रांजैक्शन के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट उसको कैसे स्ट्रेंथन करता है? तो ये क्वेश्चन हमने आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और देखें हमने क्या डिस्कस किया था, आपको आंसर मिल जाएगा।
सो क्वेश्चन नंबर 2, क्या आंसर बनता है? जो स्टूडेंट हमारे लाइव क्लास के वॉच कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में आंसर दे देंगे, लेकिन जो रिकॉर्डेड क्लास को वॉच कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में आंसर ना दें और ना ही वो कमेंट बॉक्स में आंसर दें। वो आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर आंसर को कंपेयर कर लेंगे विद द गिवन आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा आंसर बनता है सी, क्योंकि बायर की पोजीशन ट्रांजैक्शन में स्ट्रांग बन जाती है जब बायर का बैंकर जिसने एलसी इशू किया है वो पेमेंट करने की अंडरटेकिंग देता है इन द लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में एक अंडरटेकिंग दी जाती है बाय द इशूइंग बैंक कि वो पे करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। तो उसके कारण जो बायर की पोजीशन है मार्केट में ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाती है कि यहाँ पेमेंट गारंटीड है। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंटरनेशनल ट्रेड वेयर डू बायर्स एंड सेलर ऑफन फाइंड देमसेल्व्स लोकेटेड? इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं? इन द सेम सिटी, इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, इन नेबरिंग कंट्रीज या इन सेम कंट्री? इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बायर सेलर्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? बहुत ही आसान सा आंसर है। सो दे में बी लोकेटेड इवन इन डिफरेंट कंटिनेंट्स। वो डिफरेंट कंटिनेंट्स में लोकेटेड हो सकते हैं, नॉट ओनली नेबरिंग कंट्रीज। व्हाट इज रूल ऑफ यूसीपी इन लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शंस? रोल ऑफ, तो यूसीपी का रोल क्या है एलसी ट्रांजेक्शंस के अंदर? टू क्रिएट कन्फ्यूजन, टू इस्टेब्लिश हेडक्वार्टर्स, to bring uniformity in documents and transactions, to eliminate need for shipping documents। तो हमने बताना है यूसीपी का रोल क्या रहता है एलसी ट्रांजैक्शंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बनता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4? फ्रेंड आंसर हमारा बनेगा टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन एलसी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। तो ये यूसीपी का रोल है कि जो एलसी में डॉक्यूमेंट्स होंगे, एलसी में जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। फ्रेंड इससे पहले कि हम अगले पार्ट को कवर करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इज लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम? नो, लाइव क्लास इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम, लेकिन ये आपको हेल्प करती है टू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर आपका टारगेट अपने स्कोर को इम्प्रूव करना है तो लाइव क्लास आपको बहुत यूजफुल प्रूव होगी, लेकिन पास करने के लिए आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा, इसीलिए लाइव क्लास काफ़ी नहीं होती। तो लाइव क्लास को आप ज़रूर देखें, इसका पूरा बेनिफिट लें, आपके मार्क्स इम्प्रूव करेंगे। लेकिन केवल लाइव क्लास को देख करके हम पास हो जाएंगे ऐसा हमें पॉसिबल नहीं लगता है। तो फुल सिलेबस को कवर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं हमारे वीडियो लेसन्स और बाय रीडिंग द बुक। तो बुक से अगर आप प्रेपरेशन करते हैं तो उसमें आपको कई प्रकार के इश्यूज हो सकते हैं, उसको डिफ़िकल्टी होगी आपको अंडरस्टैंड करने में, या टाइम आपको बहुत कंज्यूम करना होगा। तो उस केस में आप हमारे लो प्राइस्ड बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन को यूज़ कर सकते हो। इन वीडियो लेसन्स में हम जिन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं वो बहुत इजी करके समझाते हैं और आप बहुत क्विकली उनको अंडरस्टैंड कर जाते हो। इससे आपका पूरा सिलेबस भी फिर कवर हो जाता है, आप टाइम सेव कर लेते हो, क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हो तो आपका टाइम सेव हो जाता है। इसके अलावा हमारी केस स्टडी को जब आप यूज़ करेंगे या हमारे क्वेश्चन बैंक को यूज़ करेंगे जिसमें आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल रहते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके बाद आपकी पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो अब ये सब कुछ अवेलेबल कहाँ पे है? फ्रेंड ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारी ऐप के थ्रू।
या ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें और इन कोर्सेज में एनरोलमेंट करें और आप बेटर स्कोरिंग ही नहीं, अपनी जो पास होने की पॉसिबिलिटी है एक ही बार के अंदर, उसको इम्प्रूव करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले पार्ट के अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन वाज इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्टेब्लिश्ड? आईसीसी जो यूसीपी को क्रिएट करता है वो किस साल में इस्टेब्लिश हुआ? 1999 में, 1993, 1933 में, 1951 में या 2007 में? डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईसीसी, तो उनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है 1999। व्हाट इज लेटेस्ट रिवीजन ऑफ यूसीपी व्हेन इट वाज इम्प्लीमेंटेड? यूसीपी का जो लेटेस्ट रिवीजन है वो कौन सा है और उसको इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1974 implemented in 1983, 1993 implemented in 2007, 1962 implemented in 1974, 2007 implemented from 1st July 2007। बहुत आसान सा आंसर है अगर आपने बेसिक्स को कवर कर लिया है। तो इट इज 2007। तो ये लेटेस्ट रिवीजन का डेट है और इसका इम्प्लीमेंटेशन है फ्रॉम 1st जुलाई 2007। मींस ऑप्शन डी इज आवर आंसर। What term is used for rules and procedures framed by ICC for letter of credit transaction? तो हम किस टर्म को यूज करते हैं रूल्स के लिए और प्रोसीजर्स के लिए जिनको आईसीसी ने फ्रेम किया? तो ये टर्म कौन सी है? यूसीपी, पेरिस एग्रीमेंट, ट्रेड सेटलमेंट गाइडलाइंस या बायर सेलर रेगुलेशंस। तो क्या कहते हैं हम इनको? जो प्रोसीजर्स एंड रूल्स हैं इनको हम कहते हैं यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। पहले क्या कहते थे तो ये भी बता दीजिए, सप्ली क्वेश्चन है आपके लिए अगर आप रिकॉल कर पाए तो। सो यूसीपी तो हम इसको कहते हैं 2007 ऑनवर्ड्स, तो लास्ट जो रिवीजन हुआ था। तो इससे पहले हम इसको क्या कहते थे? एनी आंसर फॉर दैट? इससे पहले हम इसको कहते थे यूसीपीडीसी, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट को स्पेसिफिक करके। सो हम इसको डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी कहते हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। सो ये होता क्या है? इट इज ए साइंड और ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय बायर्स बैंकर। तो ये एक साइंड इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑथेंटिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है और इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है बायर का बैंकर। इट इज एन इररेवोकेबल अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टर और द बायर। तो ये एक इररेवोकेबल अंडरटेकिंग है। सो इररेवोकेबल क्या होता है? इररेवोकेबल होता है जिसको कैंसिल नहीं किया जा सके, और ये एक प्रॉमिस है, अंडरटेकिंग है। ये प्रॉमिस कौन देता है? ये प्रॉमिस देता है बायर्स बैंक। और ये किसके बिहाफ के ऊपर देता है? ये देता है इंपोर्टर या बायर के बिहाफ के ऊपर। तो जब वो लोकल परचेज करता है तो हम उसको बायर कह देते हैं, जब वो इंटर कंट्री परचेज करता है तो इंपोर्टर कहते हैं। सम टाइम हम इंप्रेशन कैरी करते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट केवल इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन में यूज होता है। नो, लेटर ऑफ क्रेडिट विद इन द कंट्री ऑल्सो एंड बिटवीन टू कंट्रीज जो ट्रांजैक्शन है उनमें भी यूज होता है। इट इज इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर और द सेलर। ये जो इररेवोकेबल अंडरटेकिंग दी जाएगी तो ये किसकी फेवर में दी जाएगी? सो दिस विल बी गिवन इन फेवर ऑफ एक्सपोर्टर और द सेलर। एक्सपोर्टर या सेलर की फेवर में इसको दिया जाएगा। द अंडरटेकिंग इज, ये अंडरटेकिंग क्या है इसको भी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द अंडरटेकिंग इज इफ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स showing that shipment has taken place
और ट्रांसमिशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर हैज़ बीन कंप्लीटेड और सर्विस हैज़ बीन रेंडर्ड आर प्रेजेंटेड टू द इशूइंग बैंक or its nominated bank within stipulated time and all other LC terms are complied with, the exporter shall be paid the amount specified. तो इस अंडरटेकिंग में क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लें। इस अंडरटेकिंग में लिखा है कि अगर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स टेंडर कर दिए जाएं एक्सपोर्टर के द्वारा और एक्सपोर्टर सारी टर्म्स एंड कंडीशन को भी फुलफिल करे तो उसको अमाउंट पे कर दिया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट क्या एविडेंस दिखाएंगे, क्या चीज़ प्रूव करेंगे कि जो शिपमेंट है गुड्स का उसको कर दिया है या सॉफ्टवेयर को ट्रांसमिट कर दिया है या कोई सर्विस थी उसको रेंडर कर दिया है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए। डॉक्यूमेंट किसको प्रेजेंट किए गए हैं, या तो इशूइंग बैंक को प्रेजेंट किए गए हैं या इशूइंग बैंक के द्वारा एक नॉमिनेटेड बैंक है उसको ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का एविडेंस दिखाते हैं, ये दिखाते हैं गुड्स की शिपमेंट का, सॉफ्टवेयर की ट्रांसमिशन का या सर्विस के रेंडर करने का। डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किसको होंगे, या तो इशूइंग बैंक को होंगे डायरेक्टली या उसके द्वारा कोई नॉमिनेटेड बैंक होगा उसको। कितने पीरियड में, स्टिपुलेटेड टाइम होगा एलसी के अंदर। फिर जो एक्सपोर्टर है, सेलर है, उसको पेमेंट मिल जाएगी। तो ये वो अंडरटेकिंग है जो देता है इशू करने वाला बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? सो विच आर रिस्पेक्टिव पार्टीज इन लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट में जो सबसे पहली पार्टी है जिसके यहाँ से सारा प्रोसेस इनिशिएट होता है, सो दैट इज नोन एज बायर और इंपोर्टर। और लेटर ऑफ क्रेडिट में हम उसको कहते हैं एप्लीकेंट। सो एप्लीकेंट मीन्स द पर्सन हु इज मेकिंग रिक्वेस्ट टू इशू द लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसके बिहाफ के ऊपर ये एलसी इशू ओपन किया जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट पार्टी। तो हम इसको बायर कहते हैं, हम इसको इंपोर्टर भी कहते हैं, लेकिन एलसी में हम इसको एप्लीकेंट कहते हैं। सेकंड पार्टी हमारी है सेलर या एक्सपोर्टर। सो सेलर या एक्सपोर्टर उस लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिशियरी है, यानी एलसी जो इशू किया जाएगा उसमें बेनिफिट किसका होगा, उसमें बेनिफिट डायरेक्टली होगा सेलर का या एक्सपोर्टर का। थर्ड पार्टी हमारी कौन सी है? सो थर्ड पार्टी हमारी है ओपनिंग बैंक। ओपनिंग बैंक किसका बैंक होगा? ओपनिंग बैंक होगा बायर का बैंक। एंड दिस इज द बैंक हु इश्यूज द लेटर ऑफ क्रेडिट, हु एस्टैब्लिशेस द लेटर ऑफ क्रेडिट। एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक कौन है? तो ये आमतौर के ऊपर नॉर्मली ये सेलर का या एक्सपोर्टर के कंट्री के अंदर ये बैंक होता है। तो एडवाइजिंग बैंक इज नॉर्मली लोकेटेड इन सेलर्स और एक्सपोर्टर्स कंट्री। और इसका काम क्या है? सो हु एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक के लिए ये एजेंट का काम करता है। और काम क्या करता है? ये लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिकेट करता है कि ये जेन्युइन है या नहीं, और फिर एडवाइस कर देता है एलसी को टू द सेलर, टू द एक्सपोर्टर। नेक्स्ट पार्टी हमारी है कन्फर्मिंग बैंक। सो कन्फर्मिंग बैंक हर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर नहीं होती है ये पार्टी। तो कुछ एलसीज में ये पार्टी होती है और बहुत सारे एलसीज में ये पार्टी नहीं होती। सो कन्फर्मिंग बैंक इफ एनी। तो कन्फर्मिंग बैंक क्या करता है? इट अंडरटेक टू मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इशूइंग बैंक। अगर पेमेंट इशूइंग बैंक ने नहीं किया तो उसके बिहाफ के ऊपर ये पेमेंट करेगा। तो इस प्रकार की अंडरटेकिंग देता है कन्फर्मिंग बैंक। देन हमारे पास है नेगोशिएटिंग बैंक और नॉमिनेटेड बैंक। तो दिस इज द बैंक जो सेलर्स बैंक है या बैंक नॉमिनेटेड है बाय द ओपनिंग बैंक। तो जो नेगोशिएटिंग बैंक है या नॉमिनेटेड बैंक है, आमतौर के ऊपर ये सेलर का बैंक हो सकता है या
जिस बैंक ने एलसी इशू किया है ये उसके द्वारा नॉमिनेटेड बैंक हो सकता है। और इसका काम क्या है? इट नेगोशिएट्स द एलसी एंड मेक्स पेमेंट टू द बेनिफिशियरी। ये एलसी को नेगोशिएट करता है और पेमेंट करता है बेनिफिशियरी को। रीइंबर्सिंग बैंक, तो ये वो बैंक है जो रीइंबर्समेंट करता है नेगोशिएटिंग या कन्फर्मिंग बैंक को। तो विच पार्टीज कैन बी सेम, तो यहाँ पे हमने 7 डिफरेंट पार्टीज को देखा। इनमें कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जो एक पार्टी रहेगी लेकिन वो डिफरेंट कैपेसिटीज में काम करेगी? तो एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक एंड नेगोशिएटिंग बैंक, ये एक ही बैंक हो सकते हैं। जो बैंक एलसी को एडवाइस कर रहा है, या कोई बैंक अपनी कंफर्मेशन ऐड कर रहा है, या वो डॉक्यूमेंट को नेगोशिएट कर रहा है, तो वो एक ही बैंक हो सकता है। और दिस कुड बी डिफरेंट बैंक्स ऑल्सो, और वो डिपेंड करेगा एक्सपोर्टर सेलर इनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है और बैंक्स कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। तो इस बात को भी हम माइंड में रख सकते हैं। एलसी और एलसी में रिलेटेड पार्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। तो लेटर ऑफ क्रेडिट का जो प्रोसेस है वो कैसे इनिशिएट होता है? सो देर आर 2 पार्टीज जो बेसिक पार्टीज हैं, एक है एप्लीकेंट और एक है बेनिफिशियरी। तो दे हैव सम सेल और परचेज एग्रीमेंट, तो इनका आपस में एक सेल परचेज एग्रीमेंट होता है। और पेमेंट अश्योरेंस के लिए बेनिफिशियरी यानी सेलर की फेवर में एलसी इशू किया जाता है। और किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर इशू किया जाता है? बायर या इंपोर्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर। और बायर या इंपोर्टर इशू करने वाले बैंक का कस्टमर होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सो देयर इज ए रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट बाय द एप्लीकेंट, जिसके बेसिस के ऊपर एलसी ओपनिंग बैंक एलसी को इशू करता है। एलसी इशू करके दिस इज नॉट सेंट डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरी, रादर इट इज सेंट टू द एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक नॉर्मली बेनिफिशियरी के कंट्री में लोकेटेड होता है। सो एडवाइजिंग बैंक का काम है ऑथेंटिकेट करना लेटर ऑफ क्रेडिट को। ऑथेंटिकेशन के बाद इट इज सेंट टू द बेनिफिशियरी, एक्सपोर्टर या सेलर। देन एक्सपोर्टर सेलर क्या करेगा? ये गुड्स को प्रिपेयर करेगा और उसके बाद उनको शिपमेंट करेगा। तो फिर उसके बेसिस के ऊपर ये डॉक्यूमेंट तैयार करेगा एंड देन डॉक्यूमेंट को ये ले जाएगा उस बैंक के पास जो नॉमिनेटेड बैंक है या नेगोशिएटिंग बैंक है। सो ये बैंक नॉर्मली बेनिफिशियरी का बैंक हो सकता है, लेकिन कोई और बैंक भी हो सकता है जिसे नॉमिनेट किया हो इश्यूइंग बैंक ने। तो नॉमिनेटेड बैंक डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट इसको पेमेंट प्रोवाइड कर देगा। तो वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा वेदर डॉक्यूमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू लेटर ऑफ क्रेडिट और नॉट। तो उसके बाद द पेमेंट विल बी मेड टू द बेनिफिशियरी एंड देन ऑन ड्यू डेट, सो ड्यू डेट के आसपास नॉमिनेटेड बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को भेज देगा टू द ओपनिंग बैंक। सो दिस डॉक्यूमेंट विल बी सेंट टू ओपनिंग बैंक और इश्यूइंग बैंक। और इश्यूइंग बैंक ये डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेंस ले लेगा एप्लीकेंट से। तो एप्लीकेंट से एक्सेप्ट लेने के बाद ऑन ड्यू डेट पेमेंट विल बी सेंट टू द नॉमिनेटेड बैंक, और फिर ओपनिंग बैंक अपनी पेमेंट रिकवर कर लेगा फ्रॉम द एप्लीकेंट। समटाइम्स बेनिफिशियरी इज नॉट श्योर अबाउट स्टैंडिंग ऑफ द ओपनिंग बैंक। तो उस केस में बेनिफिशियरी रिक्वेस्ट करता है एप्लीकेंट को कि उसको एक एडिशनल बैंक की गारंटी चाहिए, ताकि अगर ओपनिंग बैंक पेमेंट नहीं करता तो फिर वो बैंक जो गारंटी देगा वो पेमेंट करे। तो उस केस में इन्वॉल्व हो जाता है कन्फर्मिंग बैंक। तो कन्फर्मिंग बैंक ओपनिंग बैंक के बिहाफ के ऊपर गारंटी देता है कि अगर ओपनिंग बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो कन्फर्मिंग बैंक पेमेंट करेगा। और लास्ट में एक बैंक और आ जाता है किसी किसी सिचुएशन के अंदर, जिसको हम कहते हैं रीइंबर्सिंग बैंक। सो रीइंबर्सिंग बैंक क्या है? फाइनली पेमेंट करना है ओपनिंग बैंक ने,
लेकिन सम टाइम ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता बिटवीन नॉमिनेटेड एंड नेगोशिएटिंग बैंक के डायरेक्टली पेमेंट इससे ऑब्टेन की जा सके। तो उस केस में ओपनिंग बैंक एक और बैंक को अथोराइज कर देता है कि जब भी आपसे पेमेंट नॉमिनेटेड बैंक ले तो आप उसको पेमेंट कर देना, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो उस केस में आ जाता है रीइंबर्सिंग बैंक। तो यहाँ पे ओपनिंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, नॉमिनेटेड बैंक ये ऑलमोस्ट हर एलसी के अंदर रहते हैं, लेकिन कन्फर्मिंग बैंक एंड रीइंबर्सिंग बैंक ये कुछ कुछ सिचुएशंस में आते हैं। तो आई एम श्योर इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट का पूरा ट्रांजैक्शन आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। फ्रेंड, आज के सेशन से साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, तो वहीं से हम सूटेबली उसको आंसर कर देंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ हम सूटेबली आपको रिप्लाई करेंगे। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट सेशन था। आई एम श्योर आपने इसको बहुत बेनिफिशियल माना होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो YouTube अपने लेवल के ऊपर इस वीडियो को और बहुत सारे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है, जिससे दूसरे स्टूडेंट का बेनिफिट हो जाता है। तो लाइक करके हम दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं, तो लाइक कर दीजिए। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे कई नोटिफिकेशन हैं जो आपको नहीं मिल रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वो भी बेल आइकन के साथ, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिले और आप इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।